नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। टेलीकॉम डिपार्टमेंट के पैनल ने भारत में नेट न्यूट्रलिटी को लेकर सिफारिशें जारी की हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में इंटरनेट को मुक्त रखा जाएगा, लेकिन जिस तरह की सिफारिशें आई हैं उसको लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। हो सकता है कि जल्द ही VoIP कॉल सर्विसेज जैसे कि वाइबर और स्काइप से की जाने वाली जो डोमेस्टिक कॉल्स हैं उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ें, लेकिन फिर भी जो इंटरनेशनल कॉल्स हैं वो मुफ्त में की जा सकेंगी। टेलीकॉम मंत्रालय की कमेटी ने वाइबर और स्काइप को रेगुलेट करने की वकालत की है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इससे डिजिटल इंडिया के विकास पर असर पड़ेगा और क्या नई कंपनियों को नुकसान होगा। तो भारत में आखिर जो नेट न्यूट्रलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट है उसके क्या मायने हैं और जिस तरह की सिफारिशें अभी सामने आ रही हैं उनमें से कितनी को सरकार मानने को तैयार है, सरकार का अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और जो एंड यूज़र है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। और साथ ही बड़ा सवाल उठ रहा है उन नई कंपनियों के ऊपर भी जो आना चाहती हैं इस फील्ड में या मौजूद हैं, क्या जो बड़ी मछलियाँ हैं उनके साए में उनको रहना पड़ेगा। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे आगे बहस में हम। मेरे साथ बीजेपी से अरविंद गुप्ता मौजूद हैं, हेड हैं ये बीजेपी के IT सेल के। दूसरे खास मेहमान विराग गुप्ता हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। जूजी जॉन हैं, बिजनेस जर्नलिस्ट हैं और साथ ही रवि वी शारदा प्रसाद हैं जो कि इंडिपेंडेंट टेलीकॉम कंसल्टेंट हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद, सबसे पहले आपका मैं विचार लेना चाहूँगी कि ये जो अभी DOT की रिपोर्ट है इसमें तमाम तरह की बातें कही गई हैं, रिकमेंडेशंस हैं। क्या आप और जो DOT है वो एक पेज पर हैं, क्या विचार मिलते हैं? देखिए, जो ये नेट न्यूट्रलिटी की डिबेट है, इसमें ये समझना ज़रूरी है कि इसके अंदर 3-4 तरह की कंसल्टेटिव चल रही हैं, प्रोसेसेस चल रही हैं। एक TRI ने चालू करी थी जिसके ऊपर कंज्यूमर्स और टेलीकॉम कंपनीज़ ने करीब 10 लाख तो कंज्यूमर्स ने और बहुत सारे टेलीकॉम कंपनीज़ ने उसमें अपने सुझाव दिए थे। दूसरी एक DOT का पैनल बना था। उन्होंने एक आज ये जिसके विषय में आपने देखी है, सब हेडलाइंस आई हैं जो उन्होंने रिपोर्ट प्रोड्यूस करी है। तीसरी एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और टेलीकॉम की है, वो इस पे बहस कर रही है, इस पे डिबेट कर रही है और सबका व्यूज़ ले रही है। इस सबको फॉर्म करके जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके एक बारी व्यूज़ लेने के बाद फाइनल कुछ इसका रूप आएगा। ये अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, हर किसी की रिकमेंडेशंस हैं, हर किसी की अपनी अपनी तरफ से अपने अपने नज़रिए से एक व्यूज़ हैं। जहाँ तक तो ये पहली बात तो फाइनल नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है जो हम लोगों ने सपोर्ट किया है, हमने नेट न्यूट्रलिटी को सपोर्ट किया है और बिल्कुल एकदम क्लियर शब्दों में सपोर्ट किया है कि 3 या 4 चीज़ों की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए और वही हमारी डेफिनेशन नेट न्यूट्रलिटी की है। स्पीड की कि कोई फास्ट लेन्स नहीं होनी चाहिए, कॉस्ट की, प्राइसिंग को कहते हैं नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन प्राइसिंग, एक्सेस की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि एक प्रोवाइडर ने की एक्सेस फास्ट हो जाती है या एक को कंटेंट का गेटवे बना देते हैं। और चौथी होनी चाहिए कि कंटेंट पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, हर कंटेंट इक्वली विजिबल एक स्पीड पे एक ही तरीके से होना चाहिए। तो ये जो DOT की रिपोर्ट आई है इसके अंदर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसी व्यू पे ली हैं। हाँ, ज़्यादा जो पॉइंट्स आप बता रहे हैं वो ऐसे ही लग रहे हैं कि बस 2 पॉइंट हैं जो मुझे लगता है अभी अनक्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर नहीं है। एक ये है जो इन्होंने बात करी है, जितने भी ये वॉइस ओवर IP जो इंटरनेट टेलीफोनी आप कहते हैं, उनके प्रोवाइडर्स को लाइसेंस लेना पड़ सकता है और वो लाइसेंस क्या होगा, कैसे होगा, इस पे अभी कुछ भी डिबेट नहीं हुई है। वो लाइसेंस सिक्योरिटी के मद्देनजर रखते हुए है कि लेवल प्लेइंग फील्ड करते हुए है। लेवल प्लेइंग फील्ड का ये आर्गुमेंट मुझे नहीं समझ में आता, सिक्योरिटी का आर्गुमेंट मुझे समझ में आता है अगर सिक्योरिटी का आर्गुमेंट है, क्योंकि सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अरविंद गुप्ता, जो सवाल उठ रहा है वो ये कि क्या जिस मुहाने पे हम खड़े हुए हैं इंटरनेट की दुनिया में, भारत जहां पहुंचा है, क्या हमें रेगुलेशन की जरूरत है? सबसे बुनियादी सवाल तो यही उठाया जा रहा है। बिल्कुल रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, इस रिपोर्ट ने भी रेगुलेशन की बात नहीं करी है, तो वो सराहनीय बात है। जो इन्होंने बात करी है वो वॉइस की बात करी है, जो वॉइस कॉलिंग हो रही है उसके अंदर और वो भी डोमेस्टिक, और वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है इस रिपोर्ट ने। इंटरनेशनल की जरूरत नहीं है लेकिन डोमेस्टिक पे आपको लाइसेंस की जरूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं आर्बिट्रेरी है, बहुत आर्बिट्रेरी है। मैं इसका नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसका क्या उनका थिंकिंग था तो इस रिपोर्ट को बनाने के लिए, लेकिन जो ये चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग है। अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है तो इंटरनेशनल भी होना चाहिए, डोमेस्टिक भी होना चाहिए, तो वो सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए और वो हमारा सपोर्ट रहेगा सिक्योरिटी के अंदर। दूसरी चीज इन्होंने बोली है जो मुझे थोड़ी सी लगी खटकी रिपोर्ट के अंदर, वो ये है कि जो इन्होंने बात करी है कि जो जीरो रेटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसको परमिशन केस बाय केस बेसिस पे दी जा सकती है।
ये एक डिजिटल इंडिया जो प्लान है, जिसमें पैन इंडिया रीच के लिए अगर एक्सेस देनी है और उसमें कोई रियली फिलैंथ्रोपी करना चाहता है तो शायद उसके लिए विंडो खोली गई है, वो वेलकम स्टेप होगा। चलिए दूसरे लोगों से राय लेते हैं और देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं। विराग गुप्ता, जब आप ये पूरी रिकमेंडेशंस देख रहे हैं, हम जानते हैं बहस तो काफ़ी दिनों से चल रही है और आम आदमी जिसको कि इंटरनेट ने इतना ताकतवर बना दिया है, पावरफुल बना दिया है, सूचना का आदान प्रदान, मतलब एक तरह से भारत में तो कम से कम ये किसी क्रांति से कम नहीं है। क्या आपको लगता है कि इन रिकमेंडेशन से जो हमारे पास अभी आई हैं, आपको चिंता होती है? इस पूरी रिपोर्ट में दो ऐसी बातें हैं जो कि लीगली और प्रैक्टिकली बड़ी उसमें कंट्राडिक्शन है। पहला उसमें जो जीरो रेटिंग के प्लान के बारे में है और जिसमें बोला गया है कि एयरटेल कर सकता है, फेसबुक नहीं कर सकता है, इनका कोई आधार समझ में नहीं आता, ना ही कानूनी तौर पे इसकी कोई वैधता है। दूसरे नंबर पर उन्होंने जो बोला है कि इंटरनेशनल कॉल्स अलाउ हो सकती हैं पर नेशनल कॉल अलाउ नहीं हो सकती, ना ही टेक्निकली इसकी फिजिबिलिटी दिखती है और ना ही इसका कोई लीगल इसका कोई बैकिंग है। इस पूरे प्रकरण को इस तरीके से हम समझें कि जो ट्राई का जो कंसल्टेशन पेपर था वो क्यों आया। एक इंटरनेट को हम एक बहुत हाईवे माने कि नोएडा से और आगरा के बीच में एक हाईवे है और उस सड़क को किसी ने सरकार को पैसे दे करके बनाया है और उसमें से जो भी जाता है वो इंटरनेट यूज़र है और वो उसको अपने पैसे देता है। वहाँ पर आकर के फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी एक अपना 200 किलोमीटर का लंबा एक ट्रॉला डाल देती हैं, लंबा से एक सुरंग बना देती हैं और उसके भीतर से लोग निकलने लगते हैं बगैर पैसे दिए हुए। ना ही वो कोई पैसे देते हैं, ना ही किसी रेगुलेशन में आती हैं। उसकी वजह से जो मेन रोड का ट्रैफिक है वो ट्रैफिक पूरा डाइवर्ट हो गया। तो जो मेन रोड जिसने बनाई है उसके पास कोई पैसे नहीं बचते हैं, नंबर एक। और नंबर दो, उसमें जो दूसरी दिक्कतें ये होती हैं कि आगे चल के वो बोलते हैं कि हमको न्यूट्रलिटी चाहिए, हमको इक्विटी चाहिए। इस पूरे प्रसंग में जो सबसे महत्वपूर्ण दो बातें हैं, नंबर एक पे है नेशनल सिक्योरिटी और दूसरे नंबर पे है इकोनॉमिक इक्विटी। मैं मानता हूं कि महत्वपूर्ण मुद्दा जो है, जो मिस हो रहा है, वो ये है कि देश में जो भी कंपनी व्यापार कर रही है, वो चाहे इंटरनेट का हो चाहे दूसरा हो, उसको हिंदुस्तान में ज़रूर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो स्काइप हो, चाहे फेसबुक हो, जिसमें कि उनके ऊपर कानूनी जिम्मेदारियां हैं। क्या रजिस्ट्री और लाइसेंस में फ़र्क करना होगा हमें? नहीं, लाइसेंस एक अलग चीज़ होती है, रजिस्ट्रेशन एक अलग चीज़ होती है। लेकिन बात तो यहाँ लाइसेंस की हो रही है कि सरकारी दफ्तरों में जाके लाइसेंस लेना होगा या किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके उसके ज़रिए जो है वो काम करना होगा। एक बड़े छाते के नीचे छोटे जो हैं वो लोग आएंगे, उसके बाद इस तरह से तय करने की कोशिश हो रही है इसको। मैं समझता हूँ कि जब आप टेलीकॉम को अगर लाइसेंस देते हैं, टेलीविज़न चैनल्स को लाइसेंस देते हैं, इसी प्रकार से कोई भी लाइसेंस का मतलब क्या होता है, टैक्स स्ट्रक्चर क्यों बनाए जाते हैं, टैक्स हम लोगों पर इनकम टैक्स क्यों लगाते हैं, अगर किसी का आमदनी आप उससे टैक्स क्यों लेते हैं। मकसद ये होता है कि देश के संसाधनों से अगर कोई भी कंपनी व्यापार करके आमदनी करती है, वो टैक्स दे करके उस टैक्स को गरीबों के ऊपर खर्च किया जा सके, देश के विकास पे खर्च किया जा सके। दुर्भाग्य ये है कि दोनों चीज़ों को मिक्स किया जा रहा है और ये जो बड़ी कंपनियां हैं नेट न्यूट्रलिटी के नाम पर अपने जो व्यापारिक उत्तरदायित्व हैं उससे बचने की कोशिश कर रही हैं। जी, जोशी जॉन, क्या आपको ऐसा लगता है, इनकी बातों से आप सहमत हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह के इंटरनेट पेनिट्रेशन की ज़रूरत है डिजिटल इंडिया के लिए, जिस तरह के पैसे की ज़रूरत है, रिसोर्सेज की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं लाइसेंसिंग फ़ी और ये तमाम चीज़ों की जो पूरी कवायद हो रही है इसलिए कि सरकार पैसा कमा सके, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, अरफा, दो पॉइंट है इसमें। एक, दोनों अरविंद जी और विराज जी ने बता दिया है कि दे हैव कैप्चर्ड व्हाट द रिकमेंडेशंस वर। टू मी मच ऑफ द रिकमेंडेशंस लुक एग्जैक्टली लाइक टेलीकॉम कंपनीज लॉबिंग हैज वर्कड। देख लीजिए, आप बोल रहे हैं इंटरनेशनल कॉलिंग अलाउड है लेकिन डोमेस्टिक कॉलिंग नहीं है, और डोमेस्टिक कॉलिंग में कौन इफेक्ट होता है? हमारे सेलुलर कंपनीज और बाकी कंपनीज। दूसरे, आप बोलते हैं कि ज़ीरो रेटिंग अलाउड है। मैंने क्या है, एयरटेल या वोडाफोन या जो भी है वो किसी कंपनी के साथ टाई अप करके आपके लिए फ्री सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं और बाकी सब सर्विसेज को प्राइस करेंगे और ये फ्री सर्विसेज विल बी फेवर्ड काइंड ऑफ थिंग। दीज टू recommendations very, or I mean proposals or whatever you want to call it, are very clearly favoring the local telecom industry, and it's very clear. There's no, I'm not pointing fingers, but it's very, very clear that's what's happening. But the second question that you asked about internet penetration, we are at a very decent rate already kind of thing, and we are growing very well without any of these kind of support, if you will, ask for it. What Viraj talks about taxation, that's a different matter.
वो एक दूसरा सवाल है। लेकिन उन्होंने जैसे बिल्कुल आम आदमी की भाषा में समझाने की कोशिश की है कि क्या वाकई आप वहाँ से गुजरेंगे बिना टैक्स दिए, बिना टोल दिए, कैसे चलेगा? उतना आसान सिमिली नहीं है क्योंकि वो दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। बट इसके लिए एक अच्छा एग्जांपल ये है, सेलुलर कंपनीज आने से पहले 4-5 सैटेलाइट फ़ोन कंपनीज थे, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए थे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए। लेकिन जब सेलुलर टेलीफोनी वाइड स्प्रेड हो गए, सैटेलाइट कंपनीज के कोई सैटेलाइट फ़ोन्स कोई नहीं यूज़ कर रहा था एक्सेप्ट शिप्स पे, या कोई डीप इन द फॉरेस्ट है तब यूज़ करते थे। नाउ सैटेलाइट कंपनीज भी बोल सकते थे, हे सेलुलर कंपनी को अलाउ नहीं करना चाहिए, मैंने भी पैसे दे के लाइसेंस किया हुआ है, इनको अलाउ नहीं करना चाहिए, मुझे मेरा सर्विस होना चाहिए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इट्स टोटली दैट, इट्स लाइक सेइंग दैट आई विल नॉट अलाउ कार्स ऑन द रोड एंड आई विल अलाउ ओनली हॉर्स कैरेजेस ऑन द रोड। द टेक्नोलॉजी चेंजेस। एक बात तो आपकी मुझे समझ में आई, आपने कहा कि टेलीकॉम जो कंपनियां हैं टेलीकम्युनिकेशन की, उनको सीधे तौर पे फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश लग रही है, और क्या आपको इस पे आपत्ति लगती है इस पूरी रिकमेंडेशन से? सेकंड थिंग इज टेक्निकली फीजिबल नहीं है। You cannot monitor calls from me to Arvind here, and if Arvind is sitting in London, there's no way you can stop that call. So technically, it sounds very, very flaky kind of report. तो argument सही नहीं लग रहा। और जो सिक्योरिटी का कंसर्न है, वो आपको लगता है कि इंटरनेशनल ज़्यादा होना चाहिए बजाय डोमेस्टिक? अगर ये माने कि कॉल में अरविंद जो सिक्योरिटी का पॉइंट बोल रहा है, एक डिफरेंट सिक्योरिटी का पॉइंट बोल रहा है। आप देख लीजिए कि जब हमारे बैंगलोर में नॉर्थ ईस्टर्नर्स के राइट्स हुए थे, पूरे मैसेजेस वेंट थ्रू व्हाट्सएप काइंड ऑफ थिंग। देयर इज एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ओवर दैट। अगर फेसबुक पे कोई पोस्ट करे, जाके क्लैम कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप तो हम शेयर कर रहे हैं, पीयर टू पीयर शेयर कर रहे हैं। मैं आपको भेज रहा हूँ, आप आपके फ्रेंड्स को भेजेंगे, बट देयर हैज टू बी सम क्लैंपिंग डाउन ऑन दैट फॉर these kind of very very select situations। उसके लिए यहाँ पे दुनिया में ऐसा हो पा रहा है? नहीं, तो वो इवॉल्व नहीं हुआ है, इवॉल्व नहीं हुआ है। कई चीजें भारत को लीड करनी पड़ेंगी। आज व्हाट्सएप की सबसे बड़ी मार्केट इंडिया है, तो हमें दुनिया को, प्रधानमंत्री कहते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर हमें रास्ता दिखाना होगा। और इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि अफवाहों का बाजार जिस तरह से गर्म हुआ है, चाहे वो मुजफ्फरनगर से लेकर आपने आसाम तक का जिक्र किया, हालांकि शायद वही नेटवर्क अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो सकता था। मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। दो चीजें हैं जो मैंने कही कि जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए कोई भी अगर रिकमेंडेशन बनती है कि आज अगर आपको एक, चाहे उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत हो, जो भी एप्लीकेशंस स्पेशली मैसेजिंग और वॉइस में आती हैं, सिर्फ एक ही कॉन्टेक्स्ट में उनको लाइसेंस में वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता, रेगुलेशन नहीं यूज़ करना चाहता, बस रजिस्ट्रेशन की देश में जरूरी होनी चाहिए, ये हमारा भी मानना है, और नेशनल सिक्योरिटी पैरामाउंट। जी रवि, आपको लगता है कि क्या वाकई बुनियादी जो रूल्स हैं, जो बेसिक रूल्स हैं, जिनको लेट डाउन होना चाहिए था शुरुआत में, अब हम इस स्टेज पर आ गए हैं कि अब उसका वक्त आ गया है, या आपको लगता है कि ज़्यादा नियंत्रण, ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है मंत्रालय? नहीं, नियंत्रण तो बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव है। वैसे 3 अलग स्पष्ट मुद्दे हैं इसमें। एक तो है अंतर्जाल की निष्पक्षता, नेट न्यूट्रलिटी, एक तो है जीरो रेटिंग स्कीम्स, और एक है ओवर द टॉप प्लेयर्स की रेगुलेशन। 3 स्पष्ट अलग अलग मुद्दे हैं। अब इनमें से देख लीजिए, पहले तो ज़ीरो रेटिंग स्कीम्स। ना, ये तो अत्यंत कठिन समस्या है जिसका कोई सरल समाधान नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट कन्विंस्ड इट्स अ जीरो सम गेम, कि जितना ये बोलते हैं ना कि हानि हो रहा है, कि कंज्यूमर्स, ग्राहकों को जितना लाभ होता है, दैट इज़ नॉट द सेम एज द लॉस बीइंग सफर्ड, opportunity loss being suffered by those who are not on the platform. It is not a zero-sum game, and it is actually a very complex issue in what is called dual markets, multiple markets. क्योंकि बीच में you have the internet service providers या cellular service providers, एक साइड पर ये ग्राहक हैं और इस साइड पर कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं। अब ISPs कंटेंट प्रोवाइडर्स को बोलते हैं कि the content providers get their revenue from advertising or sometimes from subscription. Now the content providers tell the ISPs that your subscribers get on to you only because they want to reach us. Therefore, some of the subscription fee that you receive from your subscribers, you should pay us because you get subscribers only because they want to access us. Ab beech mein the content providers tell the ISPs or the cellular providers tell the content subscribers, we have such a large base, like Airtel says, we have 300 million people. So by tying up with us, you will get access to our base, so you should pay us. So each of the others tell you should pay us rather than the other way around. So this is a complex dual market that the one in the middle, which is the cellular service provider, it's takes money from the subscribers. And it also wants to take money from the content providers. And the content providers are saying that, are telling the subscribers, are telling the ISPs
that some of the subscription that you get from your subscribers, you pass on to us. Now, this is actually happened in France, where YouTube is actually paying Orange for clogging their networks. So it is a very complex. आप ये कह रहे हैं कि ये बहस दुनिया भर में चल रही है और उसका एक हिस्सा कहीं ना कहीं भारत में नजर आ रहा है, लेकिन जो सरकार का समाधान नहीं है, लेकिन जो सरकार का इस पर टेक है या डीओटी ने जो अब तक कहा है, जो रिपोर्ट हमारे सामने है, पहली बात तो किस हद तक आपको लगता है कि सरकार का व्यू क्या है, आपको क्या नजर आता है फिलहाल अब तक जो आप समझ रहे हैं, इसके अलावा कि जो अभी हमें अरविंद बता रहे हैं? दूरसंचार विभाग के जितने भी सिफारिश है, दे आर कॉन्ट्रडिक्टरी, दे आर वेरी कंफ्यूजिंग, दे आर कॉन्ट्रडिक्टरी, एंड इट इज माय व्यू दैट इट इज डेलिबरेट बिकॉज देयर इज अ lot of big money involved. This is a very powerful game. There's a lot of big money involved. There's a lot of lobbying involved, and people want to confuse the issue. Now there are going to be this committees, जितने भी सिफारिश है, they're not binding on the government. अब TRAI के भी सिफारिश होंगे, they are also not binding on the government. But if the government rejects the TRAI recommendation, that has to give reasons in writing why it's rejecting the TRAI recommendation. क्योंकि अरविंद कह रहे हैं कि कई स्तर पर जो है वो सिफारिशें और कंसल्टेशंस हो रहे हैं. There's a lot of politicking going on. There's a lot of big money at stake. There's a lot of lobbying everywhere. So the government wants to confuse the issue. It's in their interest that they should not take a decision. लेकिन फाइनली फैसला तो उन्हें लेना पड़ेगा. अब रिकमेंडेशंस आई हैं, चाहे कितनी भी कंसल्टेशंस हो. It will end up in the courts. Whatever decision TRAI takes, government, I'm sure, will not accept it. Government will send it back to TRAI. TRAI will again take a recommendation. Somebody will go to TDSAT. Then TDSAT will be appealed in the Supreme Court. It's going to last for years and years. It is in the interest of many of the many of the power players not to take a decision. नहीं, लेकिन अरविंद not to take a foresight. मेरे पास इतनी foresight नहीं है कि मैं ये predict कर सकूं कि गवर्नमेंट क्या कर पाएगी, क्या करेगी और क्या होगा, कौन कोर्ट में जाएगा, नहीं जाएगा. यहाँ दुनिया देखिए, लोगों ने बैठे हुए तमाम तजुर्बेकार लोग हैं. ये ऐसी चीज है कि जो दुनिया अभी देख रही है, इसमें कोई दुनिया नहीं देखा हुआ है. लेकिन अरविंद ये बताइए कि पहली बात तो उनकी बात की बात का जवाब दें. एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोगों की तरफ से कौन बात करेगा. सरकार से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कंपनियों के सामने लोगों की बात रखेगी. मैं बात अपना सवाल पूरा खत्म कर लेती हूँ. इस दौरान हमने ये भी देखा कि इंटरनेट एक्टिविस्ट नाम की एक पूरी जमात खड़ी हो गई है, जो ये समझती है, जानती है, इस पूरे खेल को भी अच्छी तरह समझती है कि किस तरह से एक कोशिश है इंटरनेट को काबू में करने की, सूचना को काबू में करने की. दूसरे किस तरह से बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की भी कोशिश है. बहुत महत्वपूर्ण सवाल अभी जोजी जॉन ने उठा दिया है कि टेलीकॉम कंपनियां जो हैं वो कितनी ताकतवर भारत में हैं, पूरी दुनिया में हैं, कहीं ना कहीं उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश है. रवि कह रहे हैं कि इसमें बड़ा पैसा भी शामिल है. देखिए, सरकार सबके लिए इक्वल होती है. कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट सबसे पहले है. और ये बात मैं आज से नहीं, हम जब ये नेट न्यूट्रलिटी की डिबेट चालू हुई थी तो उसमें एक साइड टेलीकॉम कंपनीज आ गए थे, दूसरी साइड कंटेंट प्रोवाइडर्स आ गए थे. बल्कि हम लोगों ने ही आपके चैनलों के माध्यम से ही ये डिबेट करी थी कि इसमें कंज्यूमर को तो कोई सब भूल गए. और कंज्यूमर का फ़ायदा देखना कि कंज्यूमर क्या चाहता है, उसको बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस इस टाइम, चाहे वो इंटरनेट एक्टिविस्ट या जो ये फ्री स्पीच एक्टिविस्ट या नेट न्यूट्रलिटी एक्टिविस्ट हैं, उनके माध्यम से या सिविल सोसाइटी के माध्यम से हर जगह रिप्रेजेंटेशन हो रही है. कंज्यूमर्स ही इस डिबेट का सबसे उपभोक्ता ही तो हैं. वही टेलीकॉम कंपनी को पैसे देंगे और अगर उनको नुकसान होगा तो सबसे बड़ा नुकसान इंटरनेट का, मतलब जो फ़ायदा वो उठा रहे हैं तो नुकसान उनको होगा, तो उनका इंटरेस्ट सबसे पहले देखना चाहिए हमको. तो इसमें कंज्यूमर को तो सबसे पहले रखना चाहिए. और कंज्यूमर का फ़ायदा ही हमने देखते हुए ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली थी. और उसमें बस एक ही चीज़ है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उसको हमने हर टाइम कंज्यूमर्स अपना, मतलब क्या होता है कई बार कि सिर्फ कंज्यूमर उसको मद्देनजर नहीं रखते हैं. सिर्फ एक नेशनल सिक्योरिटी का ऐसा इशू है जिसमें गवर्नमेंट को एक व्यू लेना पड़ेगा. नहीं, ठीक बात है. और बाकी चीज जो कंज्यूमर के हित में होगी वही होगी. जी रवि, आपसे इस बारे में व्यू लेना चाहती हूँ मैं. जो बार बार जो सुरक्षा को लेकर बात हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बात हो रही है, विद इन द कंट्री और देश से बाहर की जो कम्युनिकेशन है, क्या आपको लगता है कि इस पर वाकई कोई रेगुलेशन काम कर सकता है, कोई सरकार की नज़र रखी जा सकती है? क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया भर में ये संभव नहीं हो पाया है. नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम एक्सेसिबिलिटी, ये तो बहुत अत्यंत कठिन समस्या है जिसका कोई सरल समाधान नहीं है. अब ये हर देश में यही डिबेट विवाद चल रहा है जिसका कोई हल नहीं है. अब व्हाट यू हैव टू सी इज दैट सम ऑफ द सर्वर्स, जितने भी परिकलक परिसेवक हैं, वो भारत के बाहर स्थित हैं, तो वे भारतीय नियंत्रण के नहीं है, आपका इख्तियार नहीं है उन पर. तो क्या करना है कि जितने भी ओवर द टॉप प्रोवाइडर्स हैं
भारत सरकार ये चाहती है कि वो अपने परिकल्पक परिसेवक भारत के अंदर स्थित कर ले ताकि आपका नियंत्रण है उनके ऊपर, लेकिन फिर भी आई थिंक इट इज गोइंग टू बी टेक्नोलॉजिकली इम्पॉसिबल टू एक्चुअली मॉनिटर दिस. यू एक्चुअली हैव टू डू इट एज आफ्टर एन इवेंट हैपेंस, लाइक व्हाट जोशी वाज सेइंग अबाउट द बैंगलोर riots, things about the Northeast. You can only react after the event has happened, because all of these are peer-to-peer communications, and in real time it is almost impossible to detect them, let alone block them or prevent them. Ravi, but just one point there. By having a server on Indian soil, you have a little bit more control than now. You have legal control, but you don't have technical control. आपकी तरफ जी हाँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहती हूँ, सुरक्षा से बाहर समय भी थोड़ा सा. You have legal control. That is after an event has happened, you can go and arrest the people. ठीक है. जी विराग गुप्ता, ये बताइए फिलहाल कि जिस तरह से बात हो रही है, दो बहस के पहलू हैं अलग अलग. एक बात ये हो रही है कि कहीं ना कहीं हम दो कंपनियों को एक साथ रखकर एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन बेहतर तरीके से कंज्यूमर को चीपर प्राइस में बेहतर सुविधा दे सके. लेकिन इस आर्ग्यूमेंट का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि कहीं ना कहीं बड़ी कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है और जो छोटी नई कंपनियाँ हैं जो शायद बड़ी कंपनियों को कोई मुकाबला दे सकती थी, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की इसमें आशंका है. बिल्कुल सही आपने सवाल किया. और जो जीरो रेटिंग का जो अगर अप्रूवल दिया गया है, ये इंटरनेट में एक नए किस्म की जमींदारी पैदा की जा रही है जिसको मैं सामंतवाद बोलता हूँ, जहाँ पर अगर आपने किसी चीज़ को ये बोल दिया कि आप पैसे दे करके और आपको मैं एक एक्सक्लूसिव जोन दे रहा हूँ, उसकी वजह से जो छोटी जो कंपनियाँ हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा. और मैं समझता हूँ जो डिजिटल क्रांति भारत में होगी उसका फ़ायदा निचले तबके तक नहीं पहुँच पाएगा. और उसका जो दूसरा पहलू ये है कि जब आप बड़ी कंपनियों को सुविधा देते हैं कि आप अपने पैसे लेकर के और उनको डेडिकेटेड सुविधाएं दीजिए, तो सरकार के पास जो पैसा जाना चाहिए उस पैसे को आप इन बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के हवाले कर देते हैं. ये इसमें एक बहुत बड़ा गोरख धंधे का खेल है. और मैं समझता हूँ कि जो जीरो रेटिंग की सारी सुविधाएं हैं इनको रद्द करना चाहिए. न सिर्फ नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ हैं बल्कि इंटरनेट में एक नई किस्म की जिम्मेदारी भी पैदा करेंगी. और जो दूसरी जो चीज़ है जिसमें हमारे तीनों जो एक्सपर्ट्स हैं जो तीनों सहमत हैं, और मैं समझता हूँ क्योंकि जो ट्राई की जो कंसल्टेशन पेपर था नेट न्यूट्रलिटी, उसका सिर्फ 10% एस्पेक्ट था, 90% उसके दूसरे पहलू थे. और मैं समझता हूँ कि ये पूरा पैनल, ये पूरा एक्सपर्ट पैनल इस बात पे सहमत है कि भारत में अगर सर्वर्स आ जाएंगे, सर्वर्स आने के बाद आधी से ज़्यादा समस्याएं खत्म हो जाएंगी. न सिर्फ सुरक्षा की समस्या खत्म होगी, सर्वर्स आने के बाद हर सर्वर से 1000 लोगों को औसत तौर पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ऑटोमेटिकली उनका रजिस्ट्रेशन होगा. और जो डोमेस्टिक कॉल, इंटरनेशनल कॉल, ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस ये भी खत्म होंगे. और जीरो जो रेटिंग वाले जितने भी प्लान हैं, ये प्लान ये टैक्स इंस्टीट्यूट्स के अगेंस्ट में है और इंटरनेट की स्वतंत्रता के अगेंस्ट में है. लेकिन जोसे जॉन, एक एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर दिया गया था हाईवे का, दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ इसी के बिल्कुल पैरेलल की टेलीविज़न का भी एग्जांपल दिया जा रहा है कि टीवी पे जिस तरह से एक सर्विस प्रोवाइडर वो जितना चाहे जिन टीवी चैनल्स को चाहे हमारे पैनल पर दे सकता है और बाकी को रद्द कर सकता है. जो जिसको जितना पैसा देगा उस हिसाब से वो पैनल बना सकता है. क्या आपको लगता है इस तरह की कोशिश इंटरनेट पर भी हो रही है कि एक छाते के अंदर अलग अलग साइट्स को रखने की? ये एग्जाम्पल टेलीकॉम इंडस्ट्री यूज करती है, टेलीविजन में हो रहा है, न्यूज़पेपर्स में हो रहे हैं वगैरह वगैरह. बट टेलीविजन इटसेल्फ इज अ गुड एग्जाम्पल. PRI रेगुलेशन वेरी क्लियरली कॉल्स फॉर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस फॉर कंटेंट. एज मेरे घर में अगर कोई DTH प्रोवाइडर हो, आई एक्चुअली द DTH प्रोवाइडर ऑफर्स दैट. एक चैनल के लिए सिर्फ एक चैनल ले सकता हूँ, मैं एक बंडल ले सकता हूँ, कुछ एक्सेस कर सकता हूँ, फाइन कर सकता हूँ. इट इज़ अ डिफरेंट मैटर दैट DTH providers make it so confusing that as a normal consumer it is very difficult for me to choose the content. और जो चैनल्स रखते हैं वो अपने पैनल पे, उनके भी तो अधिकार हैं, उसके बारे में भी बात होनी चाहिए. शायद ये छोटी कंपनियां उसी के हिसाब से मैं इसी बात पे जो कहना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपने अपनी बात पूरी की? नहीं, so I'm saying the answer is very simple, that it should be equal access. Just because और कोई चोरी कर रहा है doesn't mean that I'm allowed to do चोरी kind of thing. So television companies में भी वो hit down होना चाहिए. बिल्कुल उल्टा होना चाहिए. टेलीविजन कंपनी की को उदाहरण लेकर इंटरनेट पे हमें अपना आधार नहीं बनाना चाहिए. इंटरनेट को आधार लेकर टेलीविजन. मैं तो यही बात कह रहा हूँ, टेलीकॉम जो टेलीविजन के साथ हुआ वो हमें इंटरनेट के साथ नहीं होने देना चाहिए. बिल्कुल, टोटली. लेकिन नेट न्यूट्रलिटी को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल जो उठा है, रवि आपसे भी पूछूंगी और अरविंद गुप्ता से भी, कि कहीं ना कहीं जो नेट न्यूट्रलिटी है वही अपने आप में खाम ख्याल है, यानी कि इसको हासिल करना संभव नहीं है. दुनिया भर में ऐसा नहीं हो सका है, भारत में अभी तक भी ऐसा नहीं माना जा सकता कि परफेक्ट नेट न्यूट्रलिटी है. तो हम उस तरफ बढ़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये प्रौद्योगिकी तौर से अंतर्जाल की निष्पक्षता बिल्कुल असंभव है. ये बिल्कुल बकवास है. फ्रॉम अ टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, नेट न्यूट्रलिटी इज इम्पॉसिबल बिकॉज यू कैन नॉट बिल्ड a packet switch network which treats every bit of data the same.
we are confusing between zero rating and net neutrality. Net neutrality from a technical point of view is impossible, it's not even desirable. Zero rating, जैसे वो बोल रहे थे, again there is loss to the जो छोटे content providers है, there is a opportunity loss to them, there's a potential loss to them because they cannot compete on equal terms to reach the consumer. लेकिन ग्राहकों को जितना लाभ मिल रहा है उससे ज़्यादा हो सकता है. आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट द लॉस टू द स्मॉल कंटेंट प्रोवाइडर, द स्मॉल कंपनीज इज मोर देन द गेन टू द consumers. It's a complex issue. You have to balance out the interest of the consumers with the interest of the companies. बहुत सारे देशों ने इस पे स्टैंड लिया है. अमेरिका में स्टैंड हुआ है, यूरोप के कई देशों ने इस पे स्टैंड लिया है. बट जो दुनिया भर ने किया है अच्छी बात है. भारत में आज दुनिया के सबसे सेकंड नंबर हाईएस्ट के इंटरनेट यूजर्स हैं. हमें उदाहरण सेट करना है दुनिया के लिए. हम दुनिया को सिर्फ कॉपी ना करें. खासकर जब डिजिटल इंडिया बनाने की एक ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है. इसमें बहुत सारी चीजें जो दुनिया भारत के ऊपर देख रहा है और नजर लगा रहा है. आपने साइबर सिक्योरिटी की बात करी, प्रधानमंत्री जी ने भी ये बोला है. डिजिटल इंडिया में एक्सेस कैसे पहुंचाना है सबको, उसमें भी पूरी दुनिया हमारे पर नजर लगा रही है, नजर रख रही है. लेकिन ये जो नेट न्यूट्रलिटी की भी डिबेट ऐसे ही है कि हमें इस पे पूरी दुनिया देखेगी कि भारत क्या कर रहा है. जी. नहीं, हम लीड कर सकते कुछ देश में है, नेदरलैंड्स में है, चिली में है, कोलंबिया में, मेक्सिको में. सिर्फ एक तरफ जो है डिजिटल इंडिया बनाने की कोशिश है, दूसरी तरफ इस तरह की पाबंदियां. नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि हम इवोल्यूशन प्रोसेस में हैं और देश एक का दुर्भाग्य ये है कि हम पहले प्रोडक्ट लाते हैं और उसके बारे में कानून और व्यवस्था बाद में लाते हैं. इंटरनेट आ गया है, डिजिटल इंडिया आ गया है, पर उसकी हम व्यवस्था नहीं ला रहे हैं. और जब व्यवस्था पहले जब काम हो जाता है और व्यवस्था बाद में लाने की कोशिश की जाती है तो जो उसके यूजर्स होते हैं वो विरोध करते हैं. ये पूरी ट्रेजेडी है. वेरी क्विकली कंक्लूडिंग, ऑल ऑफ अस एग्री दैट कंज्यूमर गुड और पब्लिक गुड इज पैरामाउंट हियर. सबसे इंपॉर्टेंट वही होना चाहिए. लेकिन आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस, apologies Arvind, I don't have confidence that the current government has the grasp or has the understanding or the gravitas or to kind of deal with the situation. Like Ravi said, this is extremely complex. Baki countries ne bhi solve nahi kiye. Sab everybody is battling with this kind of thing. But somebody, what we need really is a Raghuram Rajan kind of regulator in this space. RBI में Raghuram Rajan जैसे और जितना respect है उनके लिए, ऐसे एक टेलीकॉम में एक regulator चाहिए. जिस पे विश्वास किया जा सके. जिस पे विश्वास कर सके, उनका expertise मान सकते. आप मान लीजिए मेट्रो मैन ई श्रीधरन जैसे ऐसे कोई एक personality आना चाहिए जो whom the entire country trusts and say that we'll go behind you. और शायद जो आम लोगों का representative भी हो, उसको ये माना जाए. That is no question. That is the biggest उसी को ढूंढते हुए ट्राई का चेयरमैन अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ है. शायद ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश चल रही है. लेकिन एक बात इसमें कहना चाहूंगा, आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि इस गवर्नमेंट को डिजिटल इंडिया और डिजिटल टेक्नोलॉजी की जितनी समझ है और जितनी पहल है, मेरे को नहीं लगता. लेकिन हम कोई भी किसी चीज का एक्सपर्ट तो होता नहीं है, तो सीख रहे हैं. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया. साफ तौर पर तो जाहिर है मेरे और आपके जैसे साधारण यूजर्स हैं, उम्मीद हम ये करते हैं कि सरकार हमारी तरफ से बात करेगी और हमारी न सिर्फ अधिकार, एक्सेसिबिलिटी, बल्कि जो न्यूट्रलिटी जिसकी बार बार बात हो रही है उसको ज़रूर सुरक्षित रखने की कोशिश करेगी. सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार.